बिना माँ बाप के मर्जी से एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी कर लेते हैं। शादी के कुछ ही समय बाद वो जो नई नवेली दुल्हन है जो लड़के के घर में है वो अचानक गायब हो जाते हैं। गायब हो जाने पर वो जो दूल्हा है वो अलग अलग जगह जाके ढूंढता है, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मिलती है। फिर हिम्मत जुटाकर ससुराल पहुंचते हैं और ससुराल में यही बात कहता है कि अब उनकी पत्नी उनके घर में नहीं है। ससुराल वाले फिर एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। कुछ ही दिन में हत्या के आरोप में इस दूल्हे को और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लेता है और जेल भेज देता है। सालों जेल में रहने के बाद जब घर आता है और घर की स्थिति इतनी खराब रहती है कि अब उन्हें काम धंधे पर लौटना पड़ता है। फिर काम धंधे पर लौटता है और ठेले पर सब्जी बेचना शुरू करते हैं। जिस मोहल्ले में जिस जगह में वो सब्जी बेच रही थी, वो जो दूल्हा था वो सब्जी बेच रहा था, उसी ठेले पर अब जो वो दुल्हन थी सब्जी खरीदने आता है। और इस बात और इस दृश्य को देखकर दूल्हा तो परेशान ही होता है। जो पुलिस वाले उन्होंने थर्ड डिग्री टॉर्चर दी, उनके साथ बदसलूकी किया, मारपीट किया और उन्होंने हत्या का जुर्म में उन्हें जेल के अंदर भी रखा। यहां तक कि समाज और रिश्तेदार ने भी उन्हें बहिष्कार करना शुरू कर दिया, ये कहकर कि वो हत्यारा। नमस्कार दोस्तों, ये सच्ची घटना राजस्थान मेहंदी बालापुर की है। जब आप इन्हें सुनेंगे तो यकीन मानिए आप बेहद ही परेशान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किस तरह से आज के समय में घटना घटित हो रहा है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा हौसला बना। दोस्तों, बात सितंबर 2015 की है। उत्तर प्रदेश के वृंदावन से एक परिवार सूरज प्रसाद गुप्ता और उसकी पत्नी उर्मिला, बेटी आरती और उनके एक बेटा एक टूरिस्ट बस के जरिए राजस्थान के मेहंदी बालापुर मंदिर पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए, और छुट्टी कहे तो घूमने के लिए पहुंचते हैं। उस टूरिस्ट बस के जरिए जब मेहंदी बालापुर पहुंच जाते हैं तो दर्शन करते हैं। फिर आसपास के बाजार में घूमना शुरू करते हैं, आसपास के दुकानों में जाते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, देखते हैं और मोल भाव भी करते हैं। दोस्तों, उसी मेहंदी बालापुर में दो दोस्त जो एक ही दुकान के अंदर काम कर रहा होता है, एक का नाम होता है सोनू सैनी और गोपाल। और ये जो परिवार उत्तर प्रदेश के वृंदावन से मेहंदी बालापुर आए हैं, उसी दुकान पे पहुंचते हैं और जब चलते चलते थक जाते हैं तो कुछ देर वहीं आराम करते हैं, बैठते हैं और समय बिताते हैं और उस दुकान में कुछ सामान भी खरीदते हैं। लेकिन उसी दौरान ये जो उनकी बेटी है आरती और सोनू सैन, इन दोनों के नजरे चार हो जाता है। कुछ ही पलों में एक दोनों के बीच अच्छे खासे प्यार हो जाता है, दोस्ती हो जाती है और देखते ही देखते एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। ये मिनटों का काम था, एक दूसरे के नंबर भी एक्सचेंज हो जाते हैं, अदला बदली हो जाते हैं और वो परिवार हालांकि वही रुकते हैं। इतना ही में वो लड़की कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, जिंदगी भर आपके साथ रहना चाहती हूँ। सोनू सैनी हालांकि वो भी जवान है, कुंवारे हैं। अब उन्हें लगता है कि ये मौका बेहद ही अच्छा है, सुंदर है, लड़की भी देखने में सुंदर है, होशियार है। अब प्यार में अंधा, हर चीज उन्हें साफ साफ नजर आता है। फिर हाँ में हाँ मिलाता है और वो लड़की अपने माता पिता को छोड़कर अब उस लड़के के साथ चले जाते हैं, यानी भागकर शादी कर लेते हैं। अब आरती सोनू सैनी के घर में जाकर रहने लगता है और दोनों अब शादीशुदा जिंदगी बिताने लगता है। लगभग 2 से 3 दिन बीतते हैं और तब वो लड़की कहता है कि मुझे कुछ जेवर चाहिए, पैसे चाहिए, कैश के रूप में चाहिए और हमें जमीन और जायदाद की जो संपत्ति है उनके कागज भी देखने हैं और उसमें मुझे आधा हिस्सा भी। शुरुआती दौर में सोनू सैन इस बात को
नजरअंदाज करते कि कोई बात नहीं, 2-4 दिन में वो पता करना चाहते हो कि मैं कितना अमीर हूं, कितने पैसे वाले हूं, लेकिन 2-3 दिन में बात भूल जाएंगे, फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, लड़की जिद डाल देती है। फिर सोनू को भी ये बात अजीब लगता है कि मैं तो एक पत्नी लाया, लेकिन ये एक बिजनेस पार्टनर की तरह हमारे साथ व्यवहार कर रही है, संपत्ति में हिस्सा मांगती है और आते ही ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जैसे एक नई दुल्हन नहीं करती। लेकिन फिर भी इस बातों से ज्यादा जोर देकर नहीं सोचते। हालांकि वो कागज, वो पैसा उनको नहीं मिलता है और 8 सितंबर 2015 को शादी करती है। 1 सप्ताह उनके घर में बीत जाता है और सब चीज ठीक ठाक चल रहा होता है। फिर एक दिन आरती सोनू सैनी के घर से नई नवेली दुल्हन गायब हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि पड़ोसियों के यहाँ गया होगा, फिर कुछ समय में आएंगे, लेकिन पूरी रात निकल जाती है, उनका कोई अता पता नहीं होता है, ना तो कोई नंबर होता है जो उनसे संपर्क करे, और कोई संपर्क नहीं हो पाता है। तो पता चलता है कोई बात नहीं, अब उनका दिल नहीं लग रहा होगा तो शायद अपने रिश्तेदार के यहाँ या अपने माता पिता के यहाँ चली गई होगी, वापस कुछ दिन में आएगी। 4-5 बार जो दिन है वो निकल जाते हैं। फिर अब सोनू सैनी परेशान हो जाता है, फिर उनके घर जाता है और कोशिश करता है कि ये बात उनसे पूछे और देखे कि वहां आरती है कि नहीं। उनके घर के बाहर घंटों बिताते हैं, लेकिन आरती आसपास उनका ना तो चहल पहल होता है, ना कोई ऐसा सुराग मिलता है कि वो घर में है। हालांकि दोनों लव मैरिज किए थे। फिर हिम्मत जुटाता है और उनके घर यानी अपने ससुराल पहुंच जाते हैं। सूरज प्रसाद गुप्ता से यानी अपने ससुर से मिलते हैं और कहता है कि आरती, तो बोलते हैं क्या आरती। हालांकि उनका शब्द लड़खड़ा रहा होता, उनकी जो आवाजें निकल रही थी वो भी साफ साफ नहीं निकल रहा होता है। तब वो कुछ समय बीतने के बाद वो साफ साफ कह देता है कि आरती वहां से यहीं आया था। तो उन्होंने कहा आरती तो यहां आई नहीं थी और आरती यहां है ही नहीं। वो पूरे तरीके से चारों तरफ से पता करता है कि अब ये पता चल चुका कि आरती अब यहां भी नहीं है। तो गई कहां। अब परेशान है और अपने दोस्तों के साथ हर जगह जाता है। जब ससुराल पहुंचते हैं, जब वो ससुराल भी पहुंचा था तो सोनू सैनी और उसके दोस्त गोपाल जहां भी जाते वो दोनों साथ जाते थे। फिर वहां कोई सुराग नहीं मिलता था और इतना कंफर्म हो गया था अब जो आरती है उसकी पत्नी अब उनके ससुराल में भी नहीं है, यानी मैके भी नहीं गई है। दोस्तों फिर कुछ दिन यूं ही बीतता रहता है, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं चलता है। तो लास्ट में उनका पिता लगभग 10 दिन गुजरते गुजरते यानी 25 सितंबर 2015 को वृंदावन थाने जाता है और अपनी बेटी आरती के गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवा देते हैं और शक 2 लोग पर ही जाहिर करता है। एक उनका जो दामाद है सोनू सैनी और दूसरा गोपाल उनका दोस्त। इधर सोनू भी परेशान है, अपनी बीबी को खोज रहा है लेकिन नहीं मिल रहा है। अब देखिए लगभग महीने बीतने वाले हैं तो वृंदावन एरिया में ही एक लड़की की लाश मिलती है और वो लाश लावारिस हो जाता है, क्योंकि कोई भी उस लाश के ऊपर अपना दावा नहीं करते कि वो उनके आदमी है या जान पहचान के हैं या उनके परिवार का हिस्सा है। वो लाश लावारिस हो जाता है और लावारिस लाश कई दिन निकल जाते हैं और शरीर चेहरे गल जाते हैं। उसी समय थाने का जो रिपोर्ट चेक करता है कि किस किस ने गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाया था, तो नाम आता है सूरज प्रसाद गुप्ता का। फिर उन्हें बुलाया जाता है और दिखाया जाता है कि ये लड़की की लाश। तो उनके पिता, आरती के पिता जो वो लाश देखता है तो फूट फूट कर रोने लगता है और इतना ज्यादा रोता है कि सचमुच में उनका अपना खो चुका है, दुख दर्द है। तो पुलिस को ये यकीन हो जाता है कि ये लाश उनकी बेटी का है। अब कुछ समय पहले जो गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखा था सूरज प्रसाद गुप्ता ने, अब वो रिपोर्ट मर्डर, कत्ल में तब्दील हो जाता है, हत्या में वो रिपोर्ट अब तब्दील हो गया है। अब 2 आदमी का शक था, वो था सोनू सैनी और गोपाल। फिर यूपी पुलिस राजस्थान के मेहंदी बालापुर पहुंचता है और उन दोनों को
सोनू को और उनके दोस्त गोपाल को उठा लेता है और उत्तर प्रदेश के वृंदावन थाना। दोस्तों लेकिन इससे पहले एक बात था कि वो थाने में इस केस को सुलझाने के लिए इस पर 15,000 रुपया इनाम भी रख दिया था कि जो टीम इन्हें सुलझा देगा, इस मामला को ठीक ठाक कर देगा, तो उन्हें 15,000 रुपये इनाम के तौर पर राशि दी जाएगी। अब पुलिस पूरी तत्परता से काम करता है। अब ये दोनों गिरफ्तार भी हो चुके हैं। फिर इन दोनों से पूछता है तूने उनका कत्ल क्यों किया, तो ये दोनों साफ साफ इनकार कर देता है कि मैंने कत्ल किया ही नहीं। लेकिन जब पुलिस अपने हिसाब से, हालांकि सभी कैदी ऐसे ही करते हैं, शुरुआत में नहीं मानते हैं, फिर जब पुलिस 3rd डिग्री टॉर्चर करता है, पीटता है, तो जो कातिल होता है, हत्यारा होता है, वो बोल देता है। इनके साथ भी ऐसा ही होता है, मारपीट करता है, उनकी नाखूनें खींच ली जाती है। इनके बाद दोनों ने मुंह नहीं खुला कि उन्होंने आरती की हत्या करी है। और वो लोग कहता है कि हम लोग तो खुद खोज रहे थे कि आरती कहाँ गई। लेकिन ये दोनों जब नहीं बोलते हैं और पुलिस भी परेशान हो जाती है, जब तक वो साइन न करवा ले और मुंह से उगलवा न ले, तब तक कोर्ट में क्या सबूत पेश करेंगे। तो फिर कहता है कि अगर तुम लोग ने नहीं माना, नाखून खींचने के बाद भी नहीं मानता है, तो कहता है अगर तुम लोगों ने नहीं माना तो तुम्हें रास्ते में छोड़कर एनकाउंटर कर दिया जाएगा। और ये उत्तर प्रदेश की न्यूज पूरा भारत जानता है कि वहां कितने एनकाउंटर होते हैं और उत्तर पुलिस किस तरह से एनकाउंटर कर देते हैं। अब डर हो गया कि जिंदगी का आखिरी पल है। तो फिर जो सोनू होता है वो कबूल कर लेता है कि हाँ मैंने भी हत्या की। फिर उनका दोस्त भी कबूल कर लेता है। अब दोनों कबूल कर लेते हैं, दोनों से साइन करवा लिए जाते हैं कि इन्होंने हत्या करी है। फिर क्या था, अब दोनों को सजा हो जाती है और जेल हो जाता है और पुलिस को 15,000 रुपया इनाम राशि भी मिल जाते हैं और अच्छे खासे तारीफ होता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करता है कि कहता है कि ये जो अनसुलझे केस था, पुलिस टीम ने उन्हें बहुत जल्दी ही सुलझा दिया। अब परिवार वाले कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना शुरू कर देते, तारीख पर तारीख होती है। लेकिन फाइनली 2016 में जो उनका दोस्त होता है गोपाल जेल से छूट जाते हैं और अगले साल तक यानी 2017 तक अब उनका दोस्त जो होता है सोनू सैनी, वो भी जेल से छूट जाते हैं। यानी 17 में अब वो दोनों जेल से बाहर है और फिर से सोचता है कि जो जुर्म में वो जेल गया है, आखिर वो आरती है कहां। अब इसके वजह से जो गांव आता है, जेल छूट के आता है, उनके गांव में रहना भी दुश्वार हो चुका था, क्योंकि आस पड़ोस के लोग भी उनसे नफरत करने लगा था कि वो अपने पत्नी का हत्यारा है, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। रिश्तेदार भी छोड़ चुके थे, लोग ताने मारते थे। और इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि जिस समय वो सोनू सैनी का दोस्त गोपाल जेल गया था, उससे 15 दिन बाद गोपाल की शादी थी। हालांकि वो भी टूट गई और वो लड़की वाले दोबारा उनसे शादी करने को राजी नहीं हुए और कहता है कि ये तो हत्यारा है। अब दोनों बेचारा, घर की स्थिति खराब, अब दोनों इधर उधर भटकना शुरू करते हैं और मन में एक ही बात है कि आरती कहाँ। काफी लंबा समय तक ढूंढते हैं, खोजते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है। फिर उनके एक दोस्त होता है जानने वाले, जो उसी मार्केट में काम किया करते थे और अक्सर एक दूसरे के साथ बैठा करते थे। तो उन्होंने कहा कि आपके पत्नी के जैसा ही एक महिला एक दूसरे मोहल्ला में रहते हैं और वहां का उन्होंने पता दिया। फिर दोनों अब मोहल्ला में कैसे जाए तो पता करता है, एक ऊंट का व्यापारी बनता है और चले जाते उस मोहल्ला में और कहते हैं कि हम लोग ऊंट के व्यापारी हैं, ऊंट खरीदने आए। मोहल्ला में घूमता फिरता है, लेकिन ये आइडिया कोई काम नहीं आता है। फिर वो घर वापस आते हैं। अब महिला है, अब कैसे उनसे मिला जाए, पता किया जाए कि वो सचमुच में वही महिला है जो उनके दोस्त बताया था। फिर उसी एरिया में डेरा डंडा गिराता है और ठेला लेता है और ठेला पर सब्जी बेचना शुरू कर देता है। दोस्तों ये सिलसिला वर्षों तक जारी रहा, 1-2 दिन नहीं हुआ, वर्षों तक जारी हुआ। और उसका जो दूसरा दोस्त था वो श्रृंगार की सामान बेचना शुरू कर दिया और फोकस था सिर्फ उसी मोहल्ले में। तो अब दूसरे लोगों को डाउट भी नहीं हो रहा है कि कोई सामान बेचने आ रहा है, वो दूसरे मोहल्ले का हो या तीसरे मोहल्ले का हो, उस पर कोई सवाल खड़ा नहीं करता। सामान खरीदता है, अपने घर के अंदर जाता है।
अब जो लंबा समय तक इन दोनों का आना जाना उस मोहल्ले में लगा रहा, तब कई लोगों से दोस्ती हो गई और अंदर ही अंदर तो इतना कंफर्म हो गया कि वो वही महिला है जो उस घर में रहता है। जब तक अपनी आंखों से देख न ले तब तक कैसे कंफर्म करे। तो फिर उनका दोस्त गोपाल अब एक दिन वो देख ही लेता है और जो सब्जी खरीदने आता है, और ये जो होता है वो दोनों हमेशा मुंह ढका हुआ रहता है और जिससे वो नहीं पहचान पाती है वो महिला सब्जी लेने के लिए। वो महिला नहीं बल्कि उसी की पत्नी आरती सब्जी लेने आती है और कुछ समय तक उनके साथ बिताता है, सब्जी लेते हैं, पैसे भी देते हैं और बातचीत भी करते हैं। फिर महिला चली जाती है। अब ये दोनों दोस्त अपने काम में कामयाब हो चुके हैं कि जिसके कत्ल में वो जेल गया है वो तो जिंदा है और इस घर में वो महिला रहती है। फिर पुलिस के पास जाता है और पुलिस को पूरा बात बताता है, लेकिन पुलिस ज्यादा कुछ बोलता नहीं, कहता है कि ठीक है अगर जिंदा है तो सबूत क्या है, सिर्फ देख लेने से कोर्ट नहीं मानते हैं, कोर्ट सबूत चाहिए, वो भी कागज पे चाहिए और कागज पे जिंदा होना चाहिए, उसकी सबूत होना चाहिए। अब क्या करे, इतनी आइडिया लगाकर इतनी मेहनत और मशक्कत कर कर 2022 आ चुका था। फिर अपने एक पढ़े लिखे दोस्त को एक सरकारी आदमी बनाता है और उस मोहल्ले में शौचालय के नाम पर 2-2 लाख की एक लॉटरी का ऐलान कर देता है और ये भी बतौर प्राइवेट नहीं सरकारी है कि जिसके नाम से लॉटरी निकलेगी उन्हें सीधे 2 लाख रुपए खाते में आएंगे। कई सारे लोग घर में जाते हैं लेकिन आखिरकार उसी घर में जाते हैं जिस घर में फोकस होता है, जिस घर में आरती होती है। जाता है उनके ससुर को बोलता है कि ऐसे ऐसे बात होता है, बूढ़े उस झांसे में आ भी जाते हैं, तमाम बात समझाते हैं कि 2 लाख आपके खाते में है, एक शौचालय बनवाना है और कुछ नहीं करना है। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए, परिवार के सभी लोगों का डॉक्यूमेंट्स मिलता है, उसमें आरती का भी डॉक्यूमेंट्स मिल जाता है। सभी का जीरोक्स कॉपी लेता है और सीधे दौड़कर थाने पर पहुंचता है और थाने में जब पुलिस के पास जाता है तो पुलिस भी अब चौंक जाता है कि जिसके जुर्म में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, 3rd डिग्री टॉर्चर दी और जिसे हत्या का आरोप लगा है वो व्यक्ति अभी जिंदा है। हो न हो ये मीडिया में जाए और मीडिया में पुलिस की फजीहत हो, तो वो मेहंदी बालाजी का पुलिस सीधे वृंदावन पुलिस से संपर्क करता है और ये बात जानकारी देता है तो उसे भी होश हवास उड़ जाते हैं और तुरंत ही एक्शन लेता है और आरती को वहां से उठा लेता है। आरती को उठाता है और उनके परिवार के लोगों को, माता पिता भाई को लाता है। उसके सामने में पूछा जाता है ये कौन है, तो उनके माता बोलती है ये मेरी बेटी है, उनके भाई बोलता है ये मेरी बहन है, लेकिन पिता बोलता है कि मैं इसे नहीं जानती, क्योंकि पिता ने कहा था कि उनकी बेटी मर चुकी है। तो बोलता है ठीक है आपका डीएनए सैंपल लिया जाएगा, उसे टेस्ट करवाया जाएगा डीएनए। तो कुछ ही पल में पिता भी बोलता है कि हाँ ये मेरी ही बेटी है। इनके बाद बोलता है कि आप अभी जा सकते हैं लेकिन दोबारा फिर से आप लोगों को बुलाया जाएगा। दोस्तों जब पुलिस दोबारा आरती के घर उनके माता पिता को ढूंढने जाता है तो उनके भाई और माता मिलता है और लेकिन उसके पिता वहां से फरार है, पिता अभी उनका अता पता नहीं है। और दूसरी तरफ आरती को पुलिस गिरफ्तार करता है और फिर पूछताछ करता है कि तूने ऐसा क्यों किया। तो वो बात कबूल कर लेती है कि उन्होंने सोनू से शादी किया था लेकिन वो परिवार उतना अच्छा नहीं था, उनके हिसाब से पूरी जिंदगी गुजारना मुश्किल था, तो इसलिए उन्होंने बिना किसी को बताए वहां से भाग जाता है और किसी दूसरे के साथ अपनी नई जिंदगी का शुरुआत करती है। वहां खुश है, सभी ठीक ठाक है, उसका जिंदगी अच्छा चल रहा है। तो पूछता है कि एक जो लाश तुम्हारे गुमशुदगी के बाद मिला था उनसे तुम्हारा क्या लेना देना, कनेक्शन क्या है। तो बोलता है कि उस लाश के बारे में या उस लड़के के बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है, न कोई कनेक्शन है। लापरवाही की वजह से दोनों की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। गांव समाज रिश्तेदारों ने उनका बहिष्कार किया, कोई भी अपनी बेटी उन्हें नहीं देना चाहता है, उनसे शादी नहीं करवाना चाहता है। अब वो दोनों ही कुंवारे हैं और उन्हें ये साबित करना होगा कोर्ट में भी अभी बाकी है कि वो बेकसूर है, उन्होंने हत्या नहीं करी है, क्योंकि उसके माथे पर हत्या का कलंक भी लग चुका है। हाल फिलहाल में ही सैफ अली खान केस में एक बेकसूर लड़के को पकड़ता है, उनकी भी शादी होने वाली थी, लेकिन इसी पुलिस के रवैये की वजह से उसकी शादी टूट जाती है और कहता है
कि वो सैफ अली खान पर हमला करने वाला वही था। अब वो लड़का दर दर भटक रहा है कि अब उनका क्या होगा, उनके परिवार का, क्योंकि अब उनकी शादी हो नहीं रही। दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इनके बारे में आप क्या सोचते हैं एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।